नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नया साल, चुनावी साल, और ऐसे में राजनीतिक दलों का, गठबंधनों का, एनडीए और इंडिया का हाल क्या है, इस पर तो लगातार चर्चा जारी है। कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है, एक एक चीज की समीक्षा की जा रही है, अध्ययन किया जा रहा है। खबरों का बाजार, सियासी गलियारे में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब चुनावी साल हो तो आम आदमी का क्या है हाल, यह ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दरअसल लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में जनता जनार्दन तो आप हैं। सरकार आप चुनते हैं, आपके लिए ही चुनी जाती है और आप ही के लिए काम भी करती है। तो जनता की परेशानियां क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और किसे वो उपलब्धि मानते हैं, किसे वो असफलता मानते हैं, इसको आंकना भी बहुत जरूरी हो जाता है। 2 दिन पहले मैंने आम आदमी का क्या है हाल, यानी कि बड़ी जो समस्याएं हैं वो तो जग जाहिर है। महंगाई एक समस्या है, बेरोजगारी है, किसानी की दिक्कत है, अमीरी गरीबी में बढ़ती जो खाई है, जो पाठ है, और धार्मिक भेदभाव यानी कि ध्रुवीकरण कितनी बड़ी समस्या है, इसकी हमने था ली थी। आज मैं सरकार जिन्हें अपनी उपलब्धि मानती है, जिसकी ताल ठोकती है, जिसका डंका पीटती है, उसके बारे में आम आदमी, आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, कैसे आंकते हैं, यह बताना भी जरूरी हो जाता है। तो साल 2024 का यह पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, दूसरे हफ्ते की शुरुआत है। इसी साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया। इस सर्वे में 2263 लोगों की राय ली गई। ये 30 दिसंबर को राय ली। बहुत ताजा ताजा हमने लोगों का मन टटोला है, और जो एरर मार्जिन है वो ±3 से 5% का है। और यहां पर हमने क्या किया, थोड़ा मन जो लोगों का है उसे समझने के लिए, समाज में वर्ग तो होते हैं, वर्गीकरण किया है हमने। तो महिलाएं, युवा, एससी, एसटी, ओबीसी, शहरी और ग्रामीण, 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना देश, एक इंडिया है, एक भारत है। और अमीर और गरीब, और गरीबों की अच्छी खासी तादाद है देश में। तो वो क्या सोचते हैं, सरकार जिसे अपनी उपलब्धि मानती है। और उपलब्धि की बात की जाए तो सरकार कहती है, दावा करती है, और सही भी है, कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2014 में हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, और विकास दर के मामले में भी हम सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं दुनिया में। तो इस बारे में क्या राय है समाज के अलग अलग वर्ग की। सवाल था, मोदी सरकार में भारत का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो यहां पर शहरी नहीं, ग्रामीण नहीं, पहले महिलाओं से आते हैं। द बेटर हाफ फर्स्ट। तो महिला अहम उपलब्धि मानने वाली हैं 50%, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 14%। अब युवाओं की बारी, और युवाओं में भी 18 से 24 साल की उम्र के हैं, इसमें बहुतायत वो जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 25 से 34 साल और 35 से 44 साल। तो 43% युवा 18 से 24 वाले, वो कहते हैं कि अहम उपलब्धि है, और कुछ हद तक उपलब्धि 14%, 57% आंकड़ा होता है। 25 से 34, 39 और 18 अत्यंत अहम और कुछ हद तक अहम, यह भी 57%। लेकिन 35 से 44 साल की आयु के जो युवा हैं, 53% कहते हैं भाई ये बम है, और 15% कहते हैं कुछ हद तक अहम उपलब्धि है, यानी कि यह आंकड़ा 68%, 2/3 बहुमत से ज्यादा चला जाता है। अब बारी गरीब और मध्यम वर्ग और अमीरों की।
गरीबों में अहम उपलब्धि मानने वाले 47% हैं और 16% कुछ हद तक उपलब्धि। मध्यम वर्ग जो है 49% और 16%, यह आंकड़ा 65% हो जाता है। और अमीर 56%। अमीरों की निगाह में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 11% कहते हैं कुछ हद तक यह बड़ी उपलब्धि है। जबकि दलित की बात करें तो 46 और 17, यह आंकड़ा 63% हो जाता है। आदिवासी 38%, बड़ी उपलब्धि कम लोग मान रहे हैं लेकिन कुछ हद तक उपलब्धि है 24%, यह 62% हो जाता है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग 54% कह रहे हैं, यह बड़ी उपलब्धि है। सवर्ण 57%, जबकि मुसलमानों में यह आंकड़ा गिरकर 23% हो जाता है। और शहरी और ग्रामीण, जो सबसे पहले आंकड़ा दिखा दिया था, अब दिखाते हैं। अहम उपलब्धि 53% और 14% कहते हैं कुछ हद तक उपलब्धि, तो यह हो जाता है 67%। जबकि ग्रामीण इलाकों में 50% से कम इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 46% और 17% कुछ हद तक उपलब्धि। तो चर्चा में हम शुरुआत करें उससे पहले जो दो बड़े सवाल हैं जिन्हें हम खंगालेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, वो आपके सामने सीधे सवाल के तौर पर। 24 का चुनाव पास, सरकार की उपलब्धि कितनी खास, और 370 राम मंदिर जन कल्याण, इनकी भी चर्चा करने वाले हैं। क्या सोचता है हिंदुस्तान। और चर्चा में मेरे साथ पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और दबंग दिबांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिबांग, शुरुआत आपसे ही। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उपलब्धि मान रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन वर्गों में देखें तो आंकड़े दिलचस्प हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए, उपलब्धि है, पर आप उपलब्धि को समझाएंगे कैसे। और अगर एक बहुत मोटी बात करें तो बेरोज़गारी की बात कर सकते हैं। बेरोज़गारी में अगर आप अक्टूबर का आंकड़ा देखें तो मई 2021 के बाद की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी 10%। अब ज़रूर वो आके 8.3% आ गई है। तो अगर बेरोज़गारी इतनी है, आप कैसे उनको समझाएंगे, एक आम गरीब को, एक आम आदमी को, कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसको डायरेक्टली वो कैसे असर करती है। क्या कीमतें कम हुई, क्या रोज़गार मिला। पर सरकार ये भी कहेगी प्रति व्यक्ति आय, अगर आप देखो 79,412 थी साल 2004 में, वो बढ़कर 1,72,276 हो गई। जरूर हो गई। फिर अगर आप प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में ही अटक जाते हैं तो ये बताइए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत की स्थिति क्या 5वीं है? 141वीं है। क्या 10वीं है? 141वीं। वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर प्रति व्यक्ति आय में अगर आप नापने जाएंगे तो वहां भी आप उस तरीके से देखिए। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे पॉलिटिकली। इसको आप, इससे जो आप एक पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, जो आप एक उपलब्धि बनाना चाहते हैं, वो आप कैसे बताएंगे सिर्फ इसके कि भाई ये आंकड़ा भर है। और इसमें अगर आप इकोनॉमी में किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश बनाते, वो दरवाज़ा खोलते, आपकी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप में ग्रो हुई। आपने देखा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ है। सेंसेक्स तो 1 लाख की तरफ चल पड़ा। हाँ, 72,000 का आंकड़ा तोड़ दिया। सेंसेक्स की तो चाल ही निराली है। पर मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च किया। हाँ। आपका आईटी सेक्टर काम कर रहा है, आपका सर्विसेज सेक्टर काम कर रहा है, जरूर आपके सेक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जाल बिछ गया है। हाँ, लेकिन बात यह है कि आपकी जो गुंजाइश है ग्रोथ की, वो कहीं ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ की। अमेरिका की गुंजाइश उतनी नहीं थी, 2% थी, 5 पे ग्रो कर रहा है। आप 6% आपकी गुंजाइश है, वो हमसे 7 गुना है। वो 4% पे भी चलेंगे तो दरअसल वो 28% पर जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि एक तो अंतर बहुत ज्यादा है, पर मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की। आपका जो पोटेंशियल है, क्या आप उसको मीट कर पा रहे हैं? आप नहीं मीट कर पा रहे। और इसमें वर्गीकरण में अगर आप देखेंगे, दिबांग 18 से 24 साल, जिसमें बहुतायत फर्स्ट टाइम वोटर्स की है लोकसभा चुनाव के लिहाज से मैं कह रहा हूं, 43% बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।
25 से 34, जब आदमी थोड़ा और परिपक्व हो जाता है, वो कह रहा है 39% कह रहे हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 35 से 44 वाले जो हैं 53% कह रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, देखिए आंकड़ा अच्छा है, आंकड़ा आपको एक फील गुड फैक्टर देता है। आप गरीब 47% कह रहा है बड़ी उपलब्धि, अमीर 56% कह रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और दूसरा आपको इसलिए भी सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक बार 5वीं हो गए थे, फिर छठी आए, फिर आप यूके, आप ब्रिटेन जो इतने साल राज करके गए, आप उससे एक कदम आगे हो उसको गए, पीट तो डाला। उसका, हाँ, उसका एक बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर आता है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसके साथ साथ अगर आप ये भी बेरोजगारी भी कुछ रोजगार भी बढ़ाते तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता। और जिस तरह का प्रसार प्रचार और जिस तरह से कांग्रेस अपनी बात रखती है, बीजेपी अपनी बात रखती है, माफ कीजिएगा, तो उसमें एक बहुत अच्छी स्पेस बन दलित सकती थी। आदिवासी भी, दलित 46%, आदिवासी 38% इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो ये विषमता की बात हमने परसों की थी, आर्थिक विषमता की ओर भी इशारा करता है कि खाई बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब या तो वहीं का वहीं या और गरीब होता जा रहा है। खाई बढ़ती जा रही है, और मेरे ख्याल से जो खाई बढ़ने वाला मुद्दा है वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि खाई जब बढ़ती है तो उससे जो असंतोष समाज में दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हम लोग उसको बहुत करीब से देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग दूसरी चीज़ों में, दूसरे जो आयोजन हैं उनमें ज़्यादा हम लोग व्यस्त हैं। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा छौंका लगा देते हैं एम्प्लॉयमेंट वाला, उसको कुछ बढ़ाते तो ज़्यादा पोटेंशियल आपको मिलता, तो आपको ज़्यादा उसका जो एक रिटर्न मिलता वो मिलता। आप बोल रहे हैं कि हम लोग 2025 तक हो जाएंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, पर जितनी भी इकोनॉमी से वो 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो हाँ, जाएंगे। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, 2025 बहुत पास है, उसमें अभी 4-5 साल और लगेंगे, कुछ 27, इनके अपने ही लोग बता रहे हैं 27 तक, फिर 28 तक, उसमें भी आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रेट अच्छी है, आप एक बहुत बड़ा फायदा लेते हैं इस बात से कि लोग ये कह रहे हैं कि चीन एक तरीके से सोता हुआ चला जा रहा है, चीन में अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही है। उस हालत में चाइना +1 की जब बात होती है, और मैं चीन गया था करीब 8-10 साल पहले, तब से ये बात हो रही थी कि चाइना +1 में क्या होगा, तब भारत का नाम आता था कि भारत में पोटेंशियल है। लोग कहते थे कि नहीं, वियतनाम है, फिलीपींस हैं, बांग्लादेश है। चीन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम 10-12 करोड़ हाथ चाहिए। इन देशों की कुल आबादी 6 करोड़ 7 करोड़ है, चीन पर तो इनमें वो प्रतिबंध लगे, लोग परेशान हुए, कोविड की जिम्मेदारी उनके कांधे पर डाल दी गई। 592 यूनिट वहां पर एक समय बंद हुई थी, उनमें से कुल जमा 2 भारत में आई, ज्यादातर फिलीपींस चली गई, वियतनाम चली गई, मेक्सिको भी चली गई, बांग्लादेश आ गई। जी, बांग्लादेश। पर मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूं कि इन देशों में वो पोटेंशियल नहीं है जितना जो चीन की आबादी है, वो देख लीजिए, तो भारत वहां मैच करता है। तो इन देशों की कुल आबादी 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ है, वियतनाम तो पोटेंशियल को एक्चुअलाइज ना करते हुए भी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बन गए। अगर हम इसी से खुश हैं तो बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए कैसे देखते हैं? अब हम विश्व गुरु बनने की राह पर चले हैं। 2047 हमने एक टाइमलाइन भी सेट कर दी है, 100 साल आजादी के मनाएंगे कि भारत एक विकसित मुल्क हो जाएगा, और दुनिया में जी भारत का डंका बज रहा है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष गले मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनकी बात सुनते हैं, वो हस्तक्षेप भी करते हैं, इस तरह का नैरेटिव भी चल रहा है। तो उसमें महिला कहती हैं कि 46% ये अहम उपलब्धि है, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 17%, तो ये आंकड़ा 63% हो जाता है। युवाओं की बात करते हैं, युवा बड़ा एस्पिरेशनल होता है। 18 से 24 साल वाला 41% ही इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, 17% कुछ हद तक उपलब्धि है, तो यह आंकड़ा 58%। 25 से 34 वो तो सिर्फ 36% बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, और 16% कुछ हद तक उपलब्धि। और यहां पर 35 से 44 साल वाले 46% इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जबकि गरीबों की बात करें तो 44% से बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, मध्यम वर्ग 46% और अमीर 48%। अब ये भी अपने आप में कुछ कहानी कह रहा है क्या, कि गरीब को क्या लेना देना, दुनिया क्या सोच रही है, उसे अपने बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, और उसका वर्ल्ड व्यू भी बड़ा सीमित होता है, बड़ा संकुचित होता है।
अब यहां पर आदिवासियों की, दलितों की बात करें, पहले दलितों की बात, 44% अहम उपलब्धि मानते हैं, आदिवासी सिर्फ 27%, लेकिन पिछड़ा वर्ग 50% इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। सवर्ण 55% और मुसलमान सिर्फ 21%। यह फर्क भी इसका संज्ञान लेना जरूरी है। और अगर हम शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 50% शहरी इलाकों में इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि 42% ग्रामीण इलाके में इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा शहरी इलाकों में 65% हो जाता है और 61% हो जाता है ग्रामीण इलाकों में। और आज भी हम तस्वीरें देख रहे थे गुजरात से, यूएई के राष्ट्रपति के साथ एक रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट गुजरात है, हमने G20 का सम्मेलन भी दिल्ली में होते हुए देखा है। तो यहां पर जो अलग अलग राय आ रही है, और युवाओं में फर्स्ट टाइम वोटर और जो 25 से 34 साल वाला 36% बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन 35 से 44 वाले वो 46% हो जाता है आंकड़ा। 35 से 44 वाले थोड़ा ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा गहराई और ज़मीनी सच्चाई समझने लगते हैं। मुझे लगता है, देखिए, जब सर्वेक्षण किया गया होगा, अब आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि सच बोलना चाहिए, तो 100% लोग कहेंगे हाँ बोलना चाहिए। तो जब पूछा जाएगा कि भाई देश विश्व शक्ति बन रहा है, ये एक अहम उपलब्धि है, तो कौन कहेगा नहीं है? तो निश्चित रूप से नंबर वो ज़्यादा होगा, होना भी चाहिए। जैसा भी दिवांग कह रहे थे कि फील गुड फैक्टर तो आता ही है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि देश विश्व शक्ति बने, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी का हम पहली अर्थव्यवस्था बने। तो जब पांचवी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है कि पांचवी से तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो भी लोगों को खुशी होती है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े, नहीं, इसमें वोट बैंक भी छिपे हुए हैं। युवाओं का एक आकर्षण था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, ओबीसीआइजेशन ऑफ नहीं, लेकिन बीजेपी, संदीप, मंडलीकरण उनका, संदीप, ये बड़े टॉकिंग पॉइंट्स रहे। इन्हीं से अगर पूछा जाए कि अहम उपलब्धि है, आपको क्या मिला, उसमें आप देखिए फिर क्या नतीजा आता है। इस अहम, अगर भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी बनने जा रहा है, आपको क्या मिला? रोजगार मिला, तो तुरंत आंकड़े बदलने लगेंगे। तो जो दिवांग करे, तो ये तो एक जनरल है, हाँ अहम उपलब्धि है। नहीं, तो इसमें दलितों में 44%, आदिवासियों में ये आंकड़ा घटकर 27% हो जाता है, और पिछड़ों में बढ़ता है तो 50%, 16 कुछ हद तक मान रहे हैं 66%, सवर्णों में ये 55% और 16% कुछ हद तक तो 71% चला जाता है। देखिए, जो वोट, जो सवर्णों की अगर आप बात करें, तो सवर्ण वोट बैंक निश्चित रूप से अधिकतम सवर्ण वोट बैंक बीजेपी के साथ है, पिछड़ा वोट बैंक अधिकतम बीजेपी के साथ है। तो जाहिर है जब उससे सवाल होगा तो वो उस उपलब्धि की बात करेगा। सेंधमारी नहीं हुई है, ये जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये तमाम मुद्दे ये जुड़ते हैं ना इन बातों से। एक सवाल से आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते सेंधमारी हुई कि नहीं हुई, जब तक उसको और आप नहीं खोलेंगे। भाई देख, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, भाई मुसलमानों में भी 21-22% लोग कह रहे हैं हाँ अहम उपलब्धि है। हाँ, 21, जो भले वोट न दें लेकिन उपलब्धि तो मान रहे हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब प्रश्न ऐसा है कि भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? अहम उपलब्धि मानते हैं, तो अधिकतम लोग कहेंगे अहम उपलब्धि है। कौन कहेगा नहीं अहम उपलब्धि है? तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आंकड़ा बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार का जो अपनी योजनाओं को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर जो प्रचार अभियान है, वो जितने लोगों तक पहुंचा है, वो इस आंकड़े में सामने आ रहा है। इसका मतलब काफी हद तक नीचे तक लोगों तक पहुंचा है, और जिन जिन वर्गों तक पहुंचा है वो ज्यादा उसके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। एक आंकड़ा और बताना दर्शकों को बहुत जरूरी हो जाता है। जो हमारे देश में कुल वोटरों की तादाद है, अब बाकी अपडेटेड फिगर तो 10-12 मार्च को जब भी चुनावों की घोषणा होगी तब आ जाएगा। फिलहाल का आंकड़ा है 94 करोड़ 50 लाख हमारे वोटर्स हैं। उसमें 45 करोड़ 45 लाख ये महिला वोटर्स हैं, जो लगभग आधी। 27 करोड़ आबादी अभी गरीबी रेखा से नीचे है, तो गरीब और अमीर, इसीलिए हमने वो वर्गीकरण भी किया है। 18 से 29 साल 36 करोड़ आबादी है, 36 करोड़, ये लगभग 40% वोट बैंक हो जाता है, जो युवा हैं। तो और जो मिडिल क्लास है
उसको 31% ऑफ द पॉपुलेशन कहा जा रहा है, पर इसमें वो लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मेरे ख्याल से सारे वर्गीकरण, ये पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर प्राइस का आंकड़ा है 45 करोड़ के करीब हमारा मध्यम वर्ग भी है। अब जो सरकारी नीतियों की आप बात कर रहे थे, और इसमें जन कल्याण का जो पुट, मोदित्व जो कहते हैं कि हिंदुत्व भी साथ में और साथ में जन कल्याण, और जन कल्याण में जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसकी एक मानगी आपके सामने मैं रख देता हूं। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 50 करोड़ 56 लाख बैंक खाते। मुद्रा योजना 43 करोड़ 57 लाख लोगों को लोन। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को घर। 10 करोड़ गैस कनेक्शन की बात है यहाँ पर, सिलेंडर की बात नहीं। जन आरोग्य योजना में 5 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। 13 करोड़ 28 लाख लोगों को हर घर नल से जल के तहत लाभ, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। तो सवाल, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का कितना प्रभाव है? तो अच्छा खासा प्रभाव। महिलाओं में 39% कह रही हैं नहीं जी अच्छा खासा प्रभाव है, और कुछ हद तक ये 21% आंकड़ा हो जाता है 60%। फिर हम युवाओं पर आते हैं। 18 से 24 साल वाले 31% कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि है। 25 से 34 32%, और 35 से 44 साल वाले 38%, ये मुश्किल 50% से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। जबकि गरीबों में हम देखें तो यहां भी 37% से अहम उपलब्धि मान रहे हैं, जिसको 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, शौचालय मिल गया, पक्का घर मिल गया, घर में नल और नल से जल भी आ गया। वो कह रहा है 37% बड़ी उपलब्धि। मध्यम वर्ग 38%, और अमीर कह रहा है, जिसको दरअसल जन कल्याण का कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता, 42% कह रहे हैं ये बड़ी उपलब्धि है। अब दलितों में 39% कह रहे हैं अहम उपलब्धि, लेकिन 20% कह रहे हैं ये कुछ हद तक अहम उपलब्धि है। तो 59% आंकड़ा हो जाता है। और आदिवासियों में ये बढ़कर 62%, पिछड़े वर्ग में ये 60%, सवर्णों में 42 जमा 25 67%, मुसलमान कुल मिलाकर 40%, 23% कहते हैं कि यह बड़ी उपलब्धि है। और शहरी इलाकों में यह भी दिलचस्प है, 40% लोग कह रहे हैं अहम उपलब्धि, 20% कुछ हद तक उपलब्धि, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनका ज्यादा जोर है जन कल्याणकारी नीतियों का। वहां 36% अहम उपलब्धि कह रहे हैं, 21% कुछ हद तक उपलब्धि इसे मान रहे हैं। तो ऐसे में संजय, हम बहुत सालों से चर्चा कर रहे हैं, और खास 2019 के बाद, कि जन कल्याणकारी नीतियों से और जो बेनिफिशियरीज की तादाद जो है, जो 25 करोड़ हुआ करती थी 2014 तक, उसका दायरा इतना बढ़ा दिया है कि ये एक बड़ा वोट बैंक है। पर जो लोग इसे अहम उपलब्धि मानते हैं वो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। इसको थोड़ा समझाइए। देखिए संदीप, मैं कुछ और बातें कहना चाह रहा हूं सर्वे के बारे में, जिसका जिक्र थोड़ा दिबांग ने भी किया था कि ये फील गुड फैक्टर देता है। बार बार इस बात का जिक्र होता है जैसे त्वरित सर्वे है। अब कुछ चीज़ों का जिक्र मेरी समझ से विनोद जी ने भी किया। अब देखिए, ये जैसे 2 मिनट्स नूडल वाला जैसा एक काम हो गया है। हमें नहीं पता कि सर्वे की डिटेल्स हमें, मुझे लगता है दर्शकों को बताना पड़ेगा। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सक्षम हूं कमेंट करने के लिए। सैंपल साइज का पता नहीं है, रूरल अर्बन नहीं, का सैंपल साइज हमने बताया, ये पता नहीं, 2263 लोग हैं। ये 2 मिनट, हाँ। ये 2 मिनट्स, हाँ, ये 2 मिनट्स नूडल बनाने वाला काम हो गया कि अगर उसके बाद स्वाद अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन अगर कोई पूछे कैसे बनाया गया तो कहते हैं जी नूडल्स को पानी बॉईल किया, उसमें नूडल्स को डाला और एक पुड़िया में मसाला था उसको डाल दिया और स्वाद अच्छा बन गया। लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पता नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने एक आदिवासी आंकड़े का जिक्र किया कि 27% लोग कहते हैं।
अब 27% लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? बहुत सारे संख्या में ये भी हो सकते हैं ना लोग जो उस पर विचार नहीं रखते हैं। तो जब तक थोड़ा आंकड़ों का थोड़ा सा और विस्तार नहीं में नहीं ना नहीं बताया नहीं जाए, वो क्योंकि मैं समय सीधा की उदाहरण कमी हो उस जाती आंकड़े है। का कर रहा हूं कि एक मिनट नहीं संजय, 27% एक मिनट संजय, थोड़ा सा क्लैरिटी मैं कर दूं। मैं अहम उपलब्धि और कुछ हद तक उपलब्धि के ही आंकड़े बता रहा हूं, उसके नीचे के भी पूरे आंकड़े हैं कि कोई उपलब्धि नहीं या कोई अहम उपलब्धि नहीं और नहीं कह सकते। हम पूरा 100% का आंकड़ा दे रहे हैं यहां पर दरअसल टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि उपलब्धि और अहम उपलब्धि और कुछ हद तक उपलब्धि है, तो सिर्फ उसकी बानगी दे रहा हूं, बाकी सारा स्क्रीन पर है। हाँ तो मोटी सी बात यही है संदीप कि जो जिसका मैं बार बार कह रहा हूं, फिर दिबांग ने भी इसका जिक्र किया और विनोद जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये ऐसे मुद्दे हैं। आप पूछें कि देश का नाम ऊंचा हो रहा है, आप इससे का समर्थन करते हैं पूरी तरह कुछ हद तक या नहीं करते? ज्यादातर लोग कहेंगे समर्थन करते हैं। इंडिया की इकॉनमी 5वें नंबर पे पहुंच गई, अब आप इसका समर्थन करते नहीं करते हैं? लोग कहेंगे समर्थन करते हैं। जब इसकी थोड़े से इसकी परत खोलने लगेंगे तब मुझे लगता है कि, और परत खोलने का तरीका शायद हमें कुछ फॉलो अप सवाल पूछने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि इसका आपको क्या फायदा हुआ। सवाल के पूछने के तरीके थोड़े से अलग होने की जरूरत है। जिस तरह से अगर इस तरह से सिंपल सवाल पूछेंगे तो इसी तरह के आंकड़े आएंगे और बहुत नहीं संजय, इसमें एक चीज जो एक और आगे भी ये अभी सवाल कुछ बचे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और विश्व में जो सम्मान है, देश का मान है, जो इमेज है वो और बढ़ी है। ये ज्यादा लोग मान रहे हैं, जबकि जन कल्याण जो देश में जमीन पर उतारती है सरकार, उसका डंका भी पीटती है, उसके बारे में अहम उपलब्धि कहने वालों की तादाद कम है पहले 2 सवालों के मुकाबले। हाँ बिल्कुल ये अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों चीजों को देख, पहली 2 चीजें हाइपोथेटिकल हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई। लोगों को लगता है, मुझे लगता है, जनता को लगता है उससे मेरा कोई सीधा सीधा वास्ता नहीं है। देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ गया है, ठीक है बढ़ गया, मैं खुश रहूंगा, लेकिन उससे मेरा सीधा सीधा वास्ता नहीं होता। लेकिन जब जन कल्याणी योजनाओं की बात हो रही है जिसका सीधा संपर्क जनता से है, तो वो सवाल ऐसा होता है जो जनता थोड़ा सोचकर हकीकत को ध्यान में रख के बोलती है। उन्हें लगता है कि हाँ जन कल्याणी योजनाओं की चर्चा तो इतनी हो रही है, लेकिन शायद मुझे नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों को नहीं मिला, मेरे पड़ोस में किसी को नहीं मिला। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाइपोथेटिकल है, जो एक इमेज बिल्डिंग है और ये हकीकत है। तो मतलब फील गुड फैक्टर में कि जी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, दुनिया में डंका बज रहा है, उसको लेकर उत्साहित दिखेगा, लेकिन जो चीज खुद आ रही है उसका थोड़ा और निष्पक्षता से क्या दर्शक विश्लेषण करता है। अगला सवाल, और ये तो जमीन पर भी उतरा, ये हकीकत भी है, वो है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को कैसे देखते हैं? तो महिलाओं में अहम उपलब्धि कहने वाली 57% हैं और कुछ हद तक अहम उपलब्धि 14%। युवाओं में अगर बात करें 18 से 24 साल वाले 49% कहते हैं अहम उपलब्धि है, कुछ हद तक उपलब्धि 16%, 65% का आंकड़ा। 35 से 34 साल में यह आंकड़ा पॉजिटिव वाला 64% है, जबकि 35 साल से 44 साल की उम्र वालों में 59% कह रहे हैं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 12% कह रहे हैं कुछ हद तक उपलब्धि है। 71% आंकड़ा हो जाता है। गरीबों में देखें तो 54% कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि, कुल मिलाकर आंकड़ा 70% पॉजिटिव वाला। मध्यम वर्ग में 56%, 14% और जोड़ दें तो 70% प्लस वाले, और अमीरों में 69% कह रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कुल मिलाकर पॉजिटिव का आंकड़ा 80%। 5 में से 4 अमीर कहते हैं यहां पर कमाल कर दिया सरकार ने। फिर हम दलितों पर आ जाते हैं, 55% है आंकड़ा अहम उपलब्धि वाला, कुल मिलाकर 72%। लेकिन आदिवासियों में सिर्फ 44% से बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ओबीसीज में यह आंकड़ा बढ़कर 63%, सवर्णों में 69%, कुल मिलाकर यहां पर भी यह आंकड़ा 81% से ऊपर चला जाता है। जबकि मुसलमानों में सिर्फ 17% कहते हैं अहम उपलब्धि, कुछ हद तक 16%।
यानी कि 33%। 3 में से 1 मुसलमान इसे बड़ी उपलब्धि मानता है। जबकि शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 62% शहरी इलाकों में इसे अहम उपलब्धि मानते हैं, 11% कुछ हद तक उपलब्धि, 73% हो जाता है आंकड़ा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 52% पर आ जाता है। अब 4.5 साल से ऊपर हो गए अनुच्छेद 370 हटे हुए, और सरकार जो दावा करती है कि आतंकवादी गतिविधियों पर वो कमी आई है, 45% कमी, घुसपैठ में 90% कमी, जवानों की शहादत या घायल होने के मामले 66% कम, पत्थरबाजी हमने पूरी तरह से खत्म कर दी, बंद अब वहां पर नहीं होते, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन एक और हकीकत भी इसमें जुड़ती है, वो ये कि 4.5 साल से वहां राजनीतिक नॉर्मलसी नहीं आई है, चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो अभय दुबे, शहरी इलाकों में इंडिया की बात करूं, इंडिया में 370 पर बम बम, ग्रामीण भारत में वैसी ट्रैक्शन नहीं दिखती, कैसे देखते हैं आप? देखिए, चाहे कश्मीर का सवाल हो, चाहे व्यवस्था का हो, चाहे विश्व गुरु बनने का या दुनिया में नाम ऊंचा करने का सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, इसमें जो समान बात है जो मैं देख पा रहा हूं, जो सर्वे की पद्धति की जो आलोचना हुई है उससे सहमत होने की बात संजय जी ने की है, उससे सहमत होने के बाद मैं कह रहा हूं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है, यानी जो दावेदारी है उनकी इन तमाम मुद्दों के ऊपर, उसमें एक तो हिंदुस्तान की जो ऊंची जातियां हैं वो बहुत मजबूती से उसके साथ हैं हर मामले में, किसी मामले में ये बात और ये अपवाद नहीं है। जो सवर्ण और शहरी वोटर है, अगर मैं 2 चीज जोड़ दूं, बल्कि जी, इससे जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज भी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और तीसरा समाज जो आर्थिक वर्ग है, उसमें अमीर लोग बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरे समुदायों में भी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसी बात नहीं दूसरे समुदायों में विरोध कोई ज्यादा हो, लेकिन ये 3 बड़े हिस्से, 3 बड़े जो सामाजिक आर्थिक शक्तियां हैं, ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के पीछे बहुत मजबूती के साथ बहुत बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। और देखिए, यही तो इनके प्रोजेक्ट की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। सर्वे की सीमाओं को ध्यान में रखने के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि ये इनकी कामयाबी का बहुत बड़ा सबूत है। ये ऊंची जातियों को, यानी द्विज जातियों को शूद्र जातियों से जोड़ने का ही जो प्रोजेक्ट पिछले 100 साल से चला रहे हैं, और साथ में हिंदुस्तान का जो ताकतवर अमीर तबका है वो भी इनको अपने साथ, वो भी मानता है कि वो सरकार के बिल्कुल समर्थन में खड़ा हुआ है। और बाकी हिंदू समाज में भी, मुसलमान समाज पूरी तरीके से खिलाफ है, वो इस सरकार को आलोचना की दृष्टि से देखता है। ये आपके सर्वे की हर कैटेगरी में साफ होकर सामने आता है। जो बाकी अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, और यहां तक कि महिलाओं के आंकड़े भी बहुत ज्यादा नहीं है इन मसलों के ऊपर। यानी अगर केवल स्त्री होने के नाते आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए स्त्रियां बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 50% से ज्यादा बड़ा हिस्सा इस सरकार के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसमें दिलचस्प बात क्या आपको ये लगी अभय कि इनमें से ज्यादातर लोग हैं शायद कभी जिंदगी में कश्मीर गए भी नहीं या वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ हों, लेकिन उसकी गूंज है और जन कल्याण जिससे उनको डायरेक्ट फायदा होता है, वहां पर यह आंकड़ा कम है 370 की अहम उपलब्धि मानने के, अगर तुलना की जाए तो आ रही है। वही मैं कहना, धीरे धीरे मेरी ये धारणा बनती आ रही है कि ये जो लाभार्थियों वाला मामला है, लाभार्थियों वाला मामला दरअसल सरकार और व्यवस्था के प्रति आम लोगों में नाराजगी को मंद करने की भूमिका निभा रहा है। ये सरकार को, सत्तारूढ़ दल को कोई बहुत ज्यादा वोटर देने का जरिया नहीं है। वोटर प्राप्त करने का जरिए दूसरे हैं जो आप दिखा नहीं रहे हैं सर्वे में। ये आमतौर पर समाज में सरकार और पूरी व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था, उसके प्रति नाराजगी ना हो, लोग बौखला के एकदम सड़कों पर ना निकल आए, बहुत क्रोधित ना हो जाए, झगड़े ना होने लगे, लोग अफसरों के साथ मारपीट ना करने लगे, नेताओं को गालियां न मिलने लगे, इस प्रकार का कोई माहौल न बने, श्रीलंका जैसा माहौल हिंदुस्तान में न बन जाए,
ये काम इस लाभार्थियों वाले संसार में नहीं, मोदी श्रीलंका सरकार की अर्थव्यवस्था से हमारी तुलना करना तो बेमानी है, हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दिक्कतें जो हैं वो सिनेरियो है। हाँ, जब नहीं, दिक्कतें जो होती हैं उनको हम इंगित बहुत करते सारी हैं। शिकायतें हुई थी यहाँ पे। हाँ, पर दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एक और अहम सवाल और आखिरी सवाल जो हमने पूछा, और पंकज शर्मा थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण कितना महत्वपूर्ण, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी आरएसएस ने लगभग 10 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का एक टारगेट बना रखा है। वो अक्षत चावल वाला जो न्योता होता है, न्योते दिए जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनाए जा रहे हैं समाज के अंदर। तो महिलाओं में अहम उपलब्धि मानने वाली हैं 56% कि राम मंदिर बन रहा है, 11% कुछ हद तक अहम, 66% का आंकड़ा। अब युवाओं में देखिए 18 से 24 साल, फिर से बता रहा हूं, इसमें बहुतायत फर्स्ट टाइम वोटर्स की 50%, 12% कुछ हद तक अहम उपलब्धि, 62% हो जाता है आंकड़ा, 60% हो जाता है ये 25 से 34 साल, और 35 से 44 में 61% वो सीधे सीधे कह रहे हैं अहम उपलब्धि, आंकड़ा 70% पर चला जाता है। अब गरीबों की अगर हम बात करें तो गरीबों में 54% से अहम उपलब्धि, कुल मिलाकर आंकड़ा 65%, 67% मध्यम वर्ग में, अमीरों में यह आंकड़ा 75% चला जाता है। अब दलितों की बात, दलितों में 60% कह रहे हैं यह बड़ी उपलब्धि है, कुल मिलाकर 70%, लेकिन आदिवासियों में इसकी गूंज बिल्कुल नहीं दिखाई देती। 44% कह रहे हैं अहम उपलब्धि, लेकिन 21% कह रहे हैं कुछ हद तक अहम उपलब्धि, तो 65 हो जाता है आंकड़ा। लेकिन पिछड़ों में देखिए 66% तो सीधे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, कुल मिलाकर आंकड़ा 77%, और 79% पहुंच जाता है ये सवर्णों में। मुसलमानों में जाहिर सी बात है वो इसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, कुल मिलाकर 16%। और ग्रामीण और शहरी इलाकों की भी बात कर ली जाए तो यहां पर शहरी इलाकों में 61% अहम उपलब्धि मान रहे हैं, 52% इसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण इलाकों में। तो यहां पर इक्का दुक्का जगह छोड़ दें तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि भाई राम मंदिर बनवा दिया इस सरकार ने। बड़ी उपलब्धि के तौर पे कहाँ देखा जा रहा है? आप ये देखिए कि आपने जो शुरू में महिलाओं का आंकड़ा बताया, राम मंदिर का निर्माण तो सबसे बड़ा भावनात्मक प्रश्न है और भावनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं महिलाएं, लेकिन उसमें अहम उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ। और कह नहीं सकते। ये 33% महिलाएं कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल है। 33% महिलाएं कह रही हैं कि अहम उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि ही नहीं है, या कह नहीं सकते। तो अगर महिला वर्ग का 33% इतने भारी भरकम प्रचार और इतने भारी भरकम भावनाओं के उबाल के बाद ये मानता है, 1/3 महिलाएं ये मान रही हैं कि ये कोई उपलब्धि नहीं है, तो इसको बड़ी उपलब्धि कैसे माने? इसी तरह मैं देख रहा था कि अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व शक्ति, जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सब मामलों में भी 35 से लेकर 45% लोग ये कह रहे हैं इस सर्वे में कि ये अहम उपलब्धि नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, या हम कह नहीं सकते। तो 35 से 45% लोग इतने भारी भरकम सरकारी प्रचार के बावजूद, तमाम योजनाओं के, इतना सब कुछ जो कुछ चल रहा है प्रोपेगेंडा, उसके बावजूद अगर 35 से 45% लोग मान रहे हैं कि नहीं ये कोई उपलब्धि नहीं है। तो पंकज, आप ही के विश्लेषण को फेस वैल्यू पर लेता हूं, आप सब लोग तजुर्बेकार हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहे बहुत सारे लोग, या हमारी दुनिया में साख बड़ी है, या जन कल्याणकारी नीतियां भी, लेकिन 370 और राम मंदिर, क्या एक खाका भी खिंच रहा है कि 370 और ये राम मंदिर ये बड़े मुद्दे होते दिखाई देंगे? और जो बात अभय कह रहे थे कि वो शमनकारी, एक शब्द इन्होंने बड़ा अच्छा कल हमारे प्राइवेट बातचीत में इस्तेमाल किया था, ये मुद्दे
शमनकारी मुद्दों के तौर पर आते हैं जन कल्याण, कि जहां लोगों का गुस्सा है उसको वो दबा भी देते हैं। और बड़े मुद्दे क्या 370 राम मंदिर हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। अभी तक तो आप यही नहीं तय कर पाए कांग्रेस में कि भाई न्योता हम कबूलेंगे नहीं कबूलेंगे। 370 पर भी एक दुविधा थी, 13 बड़े नेता उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अच्छा काम कर दिया सरकार ने, और कांग्रेस को बाद में उनकी बात माननी पड़ी। देखिए ऐसा है, मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि इतने तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद आप ये देखिए कि 35, 40, 45% लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में भी जिन गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है, जो लाभार्थी हैं, उसमें भी 38% लोग ये मान रहे हैं कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है या ये तो कोई उपलब्धि ही नहीं है। तो जो लाभार्थी हैं वो भी तो इसकी सरकार के लिए असलियत समझ चिंता रहे का हैं। सबब है, हाँ, या ये विपक्ष के लिए चिंता का सबब है? नहीं, चिंता का सबब तो सरकार के लिए है, विपक्ष के लिए उतना नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी इन सब चीज़ों पर इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि ये एक जो 1/3 से लेकर के 40-45% तक जो तबका है जो इन चीज़ों की असलियत समझ रहा है, उसको और ज़्यादा असलियत समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, कश्मीर में 370 की समाप्ति, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिनसे आबो हवा तो बहुत बनती है देश भर में, लेकिन देश की जनता को इनके असली अर्थ ही नहीं पता है कि क्या है। वो खाली एक प्रचार से प्रभावित होकर, और तो ये आप देख विपक्ष रहे की हैं नाकामी कमजोरी नहीं दर्शाता है कि जनता को समझा नहीं पा रहे? जनता समझ रही है, गरीब तबका समझ रहा है, दलित आदिवासी समझ रहे हैं। अब इसमें ये जो आंकड़े चूंकि ये पक्ष में लगते हैं सरकारी कार्यक्रमों के और सरकार के कदमों के, वो इसलिए हैं कि जो सुविधा में रहने वाला तबका है, जो विलासिता में रहने वाला तबका है, अमीर तबका, वो सबसे ज्यादा इनके समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। तो ये तो एक अलग अलग औसत आंकड़ा वर्ग अलग हो गया हैं। है। हाँ, तो अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय भी है। मुद्दे हमने आपके सामने पेश किए, उपलब्धि भी, परेशानियां जो हैं, समस्याएं हैं, उनका भी संज्ञान लिया, वो हम लेते रहेंगे।